माय डियर फ्रेंड्स, मैं रवि वर्मा आप सभी का एराइज एडुकेयर फैमिली में स्वागत करता हूं। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर चुके हैं और इस क्रम में जो दूसरा यूनिट है आधुनिक भारत के इतिहास का, वह है यूरोपियों का भारत आगमन। और अब तक हम लोगों ने पुर्तगीज या पुर्तगालियों के भारत आने के बारे में, इन सभी पृष्ठभूमि के बारे में हमने चर्चा कर दिए हैं। अभी वर्तमान का जो टॉपिक है वह है भारत में डचों का आगमन। क्रम से हम लोग इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे कि भारत में पुर्तगाली किन परिस्थितियों में आए, फिर लगभग 100 वर्ष के बाद की स्थिति है जब डच भारत में आते हैं, और फिर उसके बाद से अंग्रेज और फिर अन्य यूरोपीय आते हैं। तो डचों के आगमन के समय भारत की स्थिति क्या थी, यह एक पक्ष होगा, और दूसरा पक्ष यह होगा कि आखिर डच भारत की ओर कैसे आए, वह कहानी क्या है। कुल मिलाकर हम लोगों ने जो क्रम पुर्तगालियों को समझने के लिए किया था, उन्हीं क्रम का पालन करते हुए उन्हीं परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे जो जो हमें इस टॉपिक को समझने में काफ़ी सहायता करेगा। कुछ पॉइंट्स तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन जैसे मुझे आवश्यकता लगेगी कि इसकी थोड़ी व्याख्या करनी चाहिए, तो मैं आपके सामने एक और ब्लैंक पेज लूँगा और उस बात को बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, और आवश्यकता हुई तो मैं मानचित्र का भी प्रयोग करूँगा। ठीक है, तो शुरू किया जाए कि भारत में डचों का आगमन कैसे हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप पर डचों की उपस्थिति 1605 से 1825 ईस्वी तक देखी जाती है। भारत आने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति डच ही थे। ये हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। तो इसके पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, मानचित्र में हम लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से, यहाँ भी थोड़ा समझते हैं, एक बार फिर से मानचित्र की ओर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि नीदरलैंड या जिसे आप हॉलैंड भी कहते हैं, जिसके निवासी हैं, वो कहाँ पर स्थिति है और वो किस तरीके से भारत की ओर रुख करते हैं। तो ये जो एरिया है, ये भूमध्य सागर के ऊपर का एरिया, ये यूरोप के बारे में बताता है, यूरोप को चिन्हित करता है। लेकिन यूरोप में बहुत छोटे छोटे देश हैं। जब भी कोई ऐतिहासिक घटनाक्रम को आप पढ़ते हैं, कोई भी वैश्विक परिदृश्य को, और जब आप उसे मानचित्र पर रखकर समझते हैं ना, तो वो परिस्थितियां भी समझने में आसान हो जाती हैं। साथ ही साथ ये सभी जो घटनाक्रम हैं, उनका चित्रांकन आपके मस्तिष्क पर हो जाता है। तो बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन हैं, जो हो सकता है कि आपको याद करने में कठिनाई होती हो, वो सरलता से समझ में आ जाती है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि ये पुर्तगाल और स्पेन है। वर्ल्ड मैप में ये पुर्तगाल और स्पेन को हरे रंग से और थोड़े भूरे रंग से पुर्तगाल को यहाँ चिन्हित किया गया है। तो पुर्तगाल और स्पेन 1498, उसके पहले प्रयास किया गया था 1487-88 में, है ना। और वो पुर्तगाली या स्पेनिश सबसे पहले वो साउथ अफ्रीका का जो कहा जा सकता है दक्षिणी हिस्सा, जिसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं, वहां तक आते हैं, और फिर ये तटीय रास्ते का उपयोग करते हुए वो भारत पहुंचते हैं। ठीक है, अब डचों की स्थिति को देखिए। डच जो हैं, जर्मनी और फ्रांस, यहाँ पर ब्लू कलर से फ्रांस को दिखाया गया है और उसके ऊपर मटमैले कलर से जर्मनी को दिखाया गया है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में
एक नंबर से यहाँ पर देखिए एक नंबर नीदरलैंड, जो कि काफ़ी यह छोटा जगह है, तो नीदरलैंड को यहाँ पर चिन्हित किया गया है। तो जिस डच की कहानी हम पढ़ रहे हैं उसका एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर है। ठीक है। पृष्ठभूमि क्या थी कि जब पुर्तगीज यहाँ पर आना शुरू किए और उन्होंने एक समुद्री मार्ग की खोज की, और ये समुद्री मार्ग की खोज भारत पहुंचने तक थी, यह बात सत्य है, लेकिन ये थोड़ी आंशिक सत्य है। आंशिक सत्य क्यों है? क्योंकि पुर्तगीज इस समुद्री मार्ग के साथ साथ भारत एवं भारत समेत जो पूर्वी इलाके हैं, पूर्वी इलाके, उनको भी उन्होंने एक्सप्लोर किया, खोजा, और इनके ज्योग्राफिकल कैरेक्टर को भी जाना, समझा। जैसे ये सभी जो पूर्वी प्रदेश हैं वो मसाले के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रमुख थे। इसके पहले हम लोगों ने यह समझा था कि पुर्तगाल किन परिस्थितियों में भारत आया और किस प्रकार से वो अपनी स्थिति को मजबूत किया, और फिर एक समय के बाद ब्रिटिश चुनौती को वह झेल ना सका और अपने आप को सीमित कर लिया, और सीमित करते हुए वो भारत में बना रहा, और अंग्रेजों के जाने के बाद भी वो भारत में बना रहा। ये सभी बातें हम लोग तथ्यात्मक रूप से समझ चुके हैं। अब हम लोगों को डच के बारे में समझना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एक डिक्लेरेशन जैसा कह दूं, एक घोषणा जैसा कह दूं कि जो यहाँ पर डच जो हैं वो भारत पहुँचते हैं, लेकिन भारत से पहले वो जो पूर्वी हिस्सा है जिसमें इंडोनेशिया है, जावा है, सुमात्रा है ना, इन सभी जगहों पर वो पहले पहुंचते हैं, और फिर यहाँ से अधिकार करने के बाद वो सिलोन, जो कि अब श्रीलंका है, और फिर भारत के पूर्वी तट, ये प्रायद्वीपीय भारत का जो ये इलाका है, पश्चिमी तट है, ये आपको बहुत स्पष्ट रूप से विदित होगा, और फिर ये पश्चिमी तट, तो पश्चिमी तट और ये पूर्वी तट, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ वो पूर्वी तट है, अरेबियन सी से सटा हुआ इलाका जो है वो पश्चिमी तट है। तो अलग अलग शहर हैं, अलग अलग जगह हैं जहाँ पे ये अपने आप को सेटल्ड करते हैं। ठीक है। और ये फिर क्या होता है कि वो भारत के मैदानी इलाकों में भी प्रवेश करते हैं। अब तक जो मैंने बात बताई उसको एकदम ध्यानपूर्वक समझना है, सुनना है, और मानचित्र में उसे ढूंढने की कोशिश करनी है। डच जो थे संभवतः वह पहले यूरोपीय थे जो कि भारत के मैदानी इलाकों में भी जाने की कोशिश की। जैसे यदि आप बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा देंगे या बिहार से कोई भी परीक्षा देंगे तो डचों से लगातार प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि डच जो थे वो भारत में मैदानी इलाकों में आए, बिहार में आए। बिहार सोरा उत्पादन का केंद्र था, अफीम उत्पादन यहाँ पे किया जाता था, गंगा नदी के किनारे। अभी पटना में पटना कॉलेज है, तो एक दो क्वेश्चंस बनता है, पटना कॉलेज जो है वो डच शैली में बनाया गया था, राइट। तो बहुत सारे ऐसे तथ्य आपको डच को पढ़ते समय मिलेंगे। तो डचों की जो स्थिति है वो भारत से पहले जो पूर्वी प्रदेश हैं, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, ये जावा है, ये जावा है, ये सुमात्रा है, और फिर ये सिलोन है, सिलोन जो बाद में श्रीलंका भी कहलाता है, वो इलाका। फिर उसके बाद के क्रम में ये भारत के जो पूर्वी तट हैं उनको, और फिर पश्चिमी तट हैं वो जो कि आप गुजरात से लेके केरला तक, ये कुछ, ये सभी जगहों पे क्रमवार तरीके से वो अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं। लेकिन वो फिर वही बात जैसे कि पुर्तगालियों के लिए बात लागू होती है कि एक समय में पुर्तगाली भारत की बदलती राजनीतिक परिदृश्य में, और जो यूरोपीय इनके पीछे पीछे आते हैं और उस जो चुनौती प्रस्तुत करते हैं, उस चुनौती को झेल नहीं पाते हैं, उन चुनौतियों के सामने घुटने टेक देते हैं, और फिर यहाँ से ये वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों का जो पहला पॉइंट था कि 1605 ईस्वी से लेकर 1825 ईस्वी में
यदि मैं आपको थोड़ा सा इसमें और कुछ ऐड ऑन कर दूं तो 1795 में, मैं यह वर्ष भी आपको समझाने के लिए लिखूंगा ही, कि एक युद्ध भी होता है अंग्रेजों के साथ, और इस युद्ध के बाद तो डच जो हैं वो पूर्णतः भारत में कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और पतन हो जाता है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट मैंने आपके सामने रखा कि डच जो हैं वो 1605 से लेकर 1825 ईस्वी तक भारत में देखे जाते हैं, लेकिन वेदरा के युद्ध के बाद जो 1795 है, उसके बाद जो है वो निरंतर कम होते जाते हैं और वापस हो जाते हैं। कहाँ के हैं, इनका पोजीशन मैप में मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट हो चुका, दूसरा पॉइंट समझते हैं। पहला डच यात्री कॉर्नेलिस द हाउचमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। अब देखिएगा मैप में, भारत के पूर्व सुमात्रा, ये भारत है और इसके पूर्व ये सुमात्रा है। ठीक है, भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों द्वारा भारत में अपनी पहली व्यापारी कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम जगह है में स्थापित की, एवं द्वितीय व्यापारी कोठी पुलिकट में स्थापित की, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला एवं पुलिकट को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने पुलिकट स्थित गोल्ड्रिया के दुर्ग के अतिरिक्त किसी भी डच बस्ती की किलेबंदी नहीं की थी। अब ये जो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट समझाया, उससे आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही होगी। पहला तो हमें यह समझना है कि वो कौन सी परिस्थितियां रही होंगी जिसकी वजह से डच भारत आए। डचों के भारत आने का कारण, समझते हैं। डच जब व्यापार करना शुरू की तो उनकी परिस्थिति क्या थी कि जो ये पुर्तगीज हैं, आखिर ये जो पुर्तगीज मुनाफा कमाते थे तो कहां से कमाते थे? बहुत ही तार्किक है। तो पुर्तगीज क्या करते थे कि ये अपने जो यहाँ से उन्होंने जो सामान, चाहे वो कपड़े हुए या फिर मसाला, मूलतः मसाला होता था, तो इन्हें लाकर ये यूरोप के मार्केट्स में बेचते थे। जैसा कि मैंने आपको पुर्तगालियों के बारे में बताते हुए मैंने यह बताया कि पुर्तगाली जो थे, वो पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा जब यहाँ से लौटे तो कम से कम 60 गुना मुनाफा उन्होंने कमाया। तो इनके लिए यही बाजार था। अब पुर्तगाल जो थे, जो यहाँ पर नीदरलैंड से एक व्यापारिक रूप में थे, यानी कि पुर्तगालियों के पास पूर्व के देशों से सामान पहुंचा और फिर पुर्तगाली डचों के माध्यम से अलग अलग जगहों पर व्यापार करते थे। अब डचों को यह लगा कि आखिर अगर हम यहाँ से जो सामान खरीदते हैं और फिर उन्हें बाजार में ले जाते हैं, उससे बेहतर है कि हम खुद प्रयास करते। और डचों का ऐसा प्रयास था कि ये खुद यहाँ से पहुंचे, खुद प्रयास करके पहुंचे, और इसमें कोई ज्यादा तकलीफ की बात भी नहीं थी। ऐसा इसलिए कि जो समुद्री मार्ग था वो पुर्तगालियों ने तो पहले ही खोज रखा था, समुद्री मार्ग को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं थी। दूसरी क्या चुनौती हो सकती थी? दूसरी चुनौती हो सकती थी कि हम आखिर इतने दूर कैसे जाएं, तो इसके लिए तकनीक की आवश्यकता थी। तो पुर्तगाली के आने के बाद जो डच आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि हल्के वजन के जहाजों को बनाना शुरू किया। हल्के वजन के जहाजों को बनाना शुरू किया, और उसके पहले कहा जा सकता है कि डचों के भारत में आने की जो सबसे पहली मंशा रही होगी
वह संभवतः रही होगी ज़्यादा मुनाफा कमाना। सबसे पहला तो इनका जो मोटिवेशन रहा होगा वो ये रहा होगा, सबसे पहली जो प्रेरणा रही होगी वह रहा होगा कि ये ज़्यादा मुनाफा अर्जित कर सके, ज़्यादा मुनाफा अर्जित कर सके, ये पहला मोटिवेशन रहा। ठीक है। और दूसरा मोटिवेशन हम ये कह सकते हैं, दूसरा मोटिवेशन ये कह सकते हैं कि ये अन्य यूरोपीय देशों के साथ, अन्य यूरोपीय देशों के साथ, अन्य यूरोपीय देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। और ये प्रतिस्पर्धा उनकी इकोनॉमी के लिए क्या था, काफ़ी महत्वपूर्ण था, उनकी आर्थिक गतिविधियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो ये दो चीज़ें थी और इसी को लेकर, इन दो प्रेरणा की वजह से उन्होंने दो कामें की। वो पहला काम था जो इन्होंने जहाज पर काम किया। जहाज कैसे बनाए? हल्के जहाज बनाए। और इन हल्के जहाज का मतलब ये वजन में हल्के होते थे। आज आप कॉम्पैरेटिव रूप से देखिएगा तो भारतीय रेलवे भी कुछ इसी तरीके के प्रयास को कर रहा है कि जो भारत में पहले आप ब्लू बॉगीज़ को देखते थे, जो ट्रेन की जो बॉगियाँ होती थी रेल की, वो थोड़ी ज़्यादा भारी होती थी। तो हल्के बॉगियों का इस्तेमाल किया जाना शुरू किया गया। यहाँ पर जहाज जो मजबूत भी हों और हल्के वजन के हों। और इन हल्के वजन के जहाज़ों से दो चीज़ें हुई। पहला तो ये कि जो ईंधन का उपयोग जो होता था वो कम होना शुरू हुआ, यानी कि कम ईंधन में ही ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय की गई और ये एक आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत बात रही। और दूसरा क्या रहा कि जो हल्के वजन के जहाज होते थे उनको चलाने के लिए जो कहा जा सकता है जो मानव संसाधन लगते थे वो भी काफ़ी तुलनात्मक रूप से कम हो गए। मानव संसाधन जो थे वो क्या हो गए, उनकी संख्या भी रिड्यूस हो गई। तो कहा जा सकता है कि ये जो दो कारण थे, मुनाफा अर्जित करना और दूसरा अपने जो समकक्ष यूरोपीय देश हैं, पुर्तगाली ही सही, तो उनके साथ वो एक प्रतिस्पर्धा करके अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। प्रतिस्पर्धा का कारण क्या था? अपने आप को स्थापित करना। और इसमें कोई बुराई भी तो नहीं है, क्योंकि यदि आप सक्षम हैं, आपके पास विज्ञान एवं तकनीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप चाहेंगे कि अपने आप को मजबूत किया जा सके। तो ये तीन बातें हुई। अगला कारण क्या रहा? अगला कारण ये रहा कि चूंकि पुर्तगाली लगभग 100 वर्ष पहले आए थे, तो उनके अनुभवों का फायदा उठाते हुए 1498 में पुर्तगाली आए और जो लगभग इतना ही के आसपास 100 वर्ष के बाद जो है वो डच भारत आते हैं। तो जब डच 100 साल बाद आते हैं तो वो ये पुर्तगालियों के अनुभव का फायदा उठाते हैं और अपनी नेवी को जो नौसेना है उसको और ये मजबूत कर लेते हैं। करेक्ट। तो ये तीन चार चीजें होने से क्या हुआ, डचों को भारत में आना काफी आसान हो गया। हालांकि मैं आपको ये कह रहा हूं कि डच भारत आने से पहले, ये भारत आने से पहले ये भारत के पूर्वी प्रदेशों में अधिकार करते हैं। भारत के पूर्वी प्रदेशों में अधिकार करते हैं और उसमें सबसे बड़ा उदाहरण क्या रहेगा? इंडोनेशिया। उसमें सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? इंडोनेशिया। ठीक है। और इंडोनेशिया भी लगभग वही चीजें दे रही है जो भारत से मिल सकता था। तो पुर्तगाली चुनौती को स्वीकार करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जब ये भारत की ओर आते हैं या पूर्वी प्रदेश में पहुंचते हैं तो जो पहले से पुर्तगाली थे वो इनको वेलकम करेंगे, बल्कि चुनौतियां प्रस्तुत करेंगे और इन चुनौतियों को वो स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट ये कि आने का कारण क्या था, इस बात पे हम लोगों ने चर्चा किया।
अब हमारा अगला है कि भारत में ये अपने आप को कैसे स्थापित करते हैं, ये समझना है। यानी कि जब हम विश्व के मानचित्र पर पहुंचते हैं तो मैंने चर्चा किया था कि भारत के पूर्व में स्थित इंडोनेशिया, जहाँ पे जावा और सुमात्रा जो द्वीप हैं, या फिर शिलोन जिसे अभी वर्तमान में श्रीलंका कहा जाता है, यहाँ पर वो स्थापित होने के बाद भारत के पूर्वी तट और भारत के पश्चिमी तट पर अलग अलग जगहों पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं। फैक्ट्रियां यानी कि जो फैक्ट्री शब्द है वो इसलिए क्योंकि इनके जो व्यापारिक केंद्र में काम करने वाले लोग हैं उनको मूलतः फैक्टर कहा जाता है। एक पॉइंट यहाँ पे तो है भी, फैक्टर डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को कहा जाता था। फैक्टर डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को कहा जाता था। तो जहां ये फैक्ट्रियां काम के, जहां फैक्टर्स रहते हैं उनको काम करने वाली जगह को फैक्ट्री कहा जाता था। फैक्टर डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को कहा जाता था। डचों द्वारा भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी भी रखे गए। इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है ना, कितनी दफा आपको प्रश्न के रूप में पूछ देते हैं, मैं इन्हीं इन्फॉर्मेशंस की व्याख्या करता हूं और किसी भी ऐतिहासिक परिदृश्य को परिभाषित करने के साथ साथ उसकी व्याख्या करने की मैं कोशिश करता हूं, ताकि जो तथ्य है वो याद तो नहीं करना पड़े ज़्यादा ज़्यादा, बल्कि आप आसानी से उसे समझ सके और फिर जब पढ़े तो ये स्वतः आप याद करने में सक्षम हो पाए। ठीक है, तो मैं यह बता रहा था कि हमने जो पॉइंट यहां पर देखा वो यह कि डचों के भारत आने का क्या कारण था। अब जो दूसरा पॉइंट यह है कि डच जो हैं, डच भारत में स्थापित कैसे हुए, स्थापित कैसे हुए, इसे समझते हैं। यानी कि जो पहले डच यात्री थे वो भारत में कैसे पहुंचते हैं और फिर क्रमशः वो भारत में अपने आप को कैसे स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्हें ये बात रहा कि स्थापित करने में जो पुर्तगाली चुनौती थी, पुर्तगाल चुनौती थी, उसको इन्होंने स्वीकार किया। पुर्तगाल चुनौती को स्वीकार किया, या यूं कहा जा सकता है कि इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों को एक तरीके से चुनौती दी कि मैं भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश करूंगा, और इस चुनौती में ये काफ़ी हद तक सफल हुए। कैसे? आपको यह याद होगा कि 1511 ईस्वी में आपको ये याद होगा कि जो बहुत सारे ऐसे जगह थे जिसको पुर्तगालियों ने जीत रखा था, उसे डच अपने पास बाद में जीतते हैं। ठीक है, हम लोग इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से लेंगे, अभी अन्य पॉइंट्स की ओर चलते हैं। डचों को भारत में स्थापित करने में सबसे पहला तो ये रहा कि इन्होंने पुर्तगाली चुनौती को स्वीकार किया। फिर दूसरा क्या रहा, जो हल्के जहाज हैं, क्योंकि कितनी दफा जो परीक्षाएं होती हैं उस परीक्षाओं में शब्दों को लेकर प्रयोग किया जाता है, तो हल्के जहाज को कहा जाता है फ्लूट शिप। ठीक है, तो हल्के जो जहाज हैं उन हल्के जहाज का प्रयोग इन्होंने खूब बढ़ा दिया, और इससे इन्हें जो दूर की यात्राएं थीं वो यात्राएं करने में काफ़ी सहजता हुई। और अब जो भारी जहाज थे, वो भारी जहाज, जैसे कि आपको थोड़ा ध्यान देना होगा भारत के बारे में, अब मैं विश्व के मानचित्र में उसे समझा नहीं पाऊंगा, मैं जो बताता हूं उसे आप ध्यानपूर्वक सुने। जैसे मैंने ये कहा कि जो भारी जहाज थे उसकी मदद से पुर्तगाली जो समुद्री यात्राएं हैं वो तो सरलतापूर्वक करने में सफल हो पाए, लेकिन मैंने एक इंफॉर्मेशन ये दिया
कि जो डचेज थे वो भारत के मैदानी इलाकों में भी प्रवेश कर पाए। तो किस तरीके से वो मैदानी इलाकों में प्रवेश कर पाए? क्या वो जहाज से भारत के किसी समुद्री तट पर पहुंचे और फिर वहां से जमीन की यात्रा करते हुए स्थल मार्ग से वो किसी जगह पर पहुंचे? तो इसका जवाब होगा नहीं, बल्कि उन्होंने नदियों के रास्ते को भी चुना। अब गंगा नदी के बारे में भी देख लीजिए। जैसे डच जो हैं वो हुगली पहुंचते हैं, हुगली एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूं हुगली, और फिर यहां से वो जल मार्ग का प्रयोग करके, अब लेकिन ये जल मार्ग जो है इसकी प्रकृति जो है वो थोड़ी अलग है। ये जल मार्ग जो है वो कैसा है? नदी जल मार्ग है ना। और यहां से जो हल्के जहाज हैं इनका वो बहुत अच्छे से प्रयोग करने में, उसे इन जल मार्ग में उतारने में सफलता उन्होंने हासिल की। और जो बड़े जहाज थे जिसको इसके पहले तक पुर्तगाली नदियों के रास्ते भारत के अन्य आंतरिक जगहों पे जहां तक ये पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन यहाँ पर यानी कि जो डच हैं वो ऐसा करने में सफल हो पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कैसे वो गंगा नदी जल तंत्र का प्रयोग करते हैं और पटना तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, पटना यानी कि बिहार पहुंच पाते हैं। ठीक है, और फिर बिहार पहुंचकर यहाँ की जो मैदानी इलाके थे, मैदानी इलाकों की जो खासियत थी, यहाँ के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, यहाँ पे जो संभावनाएं थीं, उनको वो तराशते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो डचों ने क्या किया? एक तरीके से पुर्तगालियों से थोड़ा अलग काम यहाँ पर नजर आया। ठीक है, तो स्थापित करने में पहला कदम तो ये था कि उन्होंने पुर्तगाल चुनौती को स्वीकार किया, और दूसरा था जो तकनीक उन्होंने विकसित किया था उसका सबसे बेहतर प्रयोग किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आप यह पॉइंट रख सकते हैं कि डच जो है वो भारत में स्थापित कैसे हुए। तो डच की तरफ से जो डच के कह सकते हैं कि जो केंद्रीय शक्ति थी, डच के केंद्रीय शक्ति, उन्होंने भी क्या किया कि डच की जो केंद्रीय शक्ति थी, डच की जो केंद्रीय शक्ति थी, उन्होंने भी क्या किया कि जो पूर्वी प्रदेश हैं उसमें जाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, व्यापार करने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। और ये प्रेरणा कैसे हुआ? वो प्रेरणा आप ऐसा कह सकते हैं कि डच की जो केंद्रीय शक्ति है, वहाँ का जो संसद है, यहाँ जो केंद्रीय शक्ति लिखता है, अगर मैं वहाँ संसद लिखूं तो ये गलत नहीं होगा। उन्होंने बकायदा कानून बनाया कि डच कंपनी पूर्वी प्रदेशों में जाकर व्यापार करेगी, और व्यापार करने को लेकर जो पूंजी लगेगी, जो पूंजी की आवश्यकता होगी, उसकी पूर्ति वहां की केंद्रीय शक्ति करेगी। जो तकनीक की आवश्यकता होगी, पूंजी, तकनीक और जो सैन्य सहायता की आवश्यकता होगी, वो सभी कंपनियों को दिया जाएगा। तो जो डच की केंद्रीय शक्ति थी उसने कानून बनाया, वहां एक पूंजी तय की गई। अगर आप किसी पाठ्य पुस्तक में जाएंगे तो एग्जैक्ट पूंजी तक के बारे में चर्चा किया जाता है। ये जो पूंजी है ये 65 लाख गिल्टर, 65 लाख गिल्टर, जैसे भारत में आप कह सकते हैं, जैसे यहाँ की जो मुद्रा की मापने की मुद्रा की जो कह सकते हैं रुपए में कहते हैं, वहां पर गिल्डर। ठीक है, तो 65 लाख गिल्डर की एक पूंजी का निर्माण किया गया। यहाँ पर तकनीकी सहायता, अगर तकनीकी सहायता नहीं होती तो ये जो हल्के जहाज जिसे फ्लूटसीप कहते हैं, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया नहीं जाता। तो ये तकनीकी सहायता, साथ ही साथ सैन्य सहायता भी वहां की केंद्रीय शक्ति ने क्या किया? एश्योर किया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो भारत में ये स्थापित कैसे हुए। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने एक और काम किया कि जो कंपनियां हैं, जो डच कंपनियां हैं, वो काम कैसे करेंगी। तो डच कंपनियों के काम के लिए प्रशासनिक ढांचा भी बना कर दिया। डच कंपनियों के काम के लिए प्रशासनिक ढांचा बना कर दिया।
और ये प्रशासनिक ढांचा का मतलब क्या हुआ? प्रशासनिक ढांचा का मतलब ये हुआ, जैसे कि कोई कंपनी अगर खोली जाती है तो उसमें कितने सदस्य ऐसे होंगे जो उच्च स्तर पर होंगे, कितने ऐसे सदस्य होंगे जो मध्यम स्तर पर होंगे। तो जो शुरुआत के जो आंकड़े बताते हैं उसमें 17 सदस्यीय बोर्ड की गठन की गई, 17 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया। और ये 17 सदस्यीय बोर्ड जो हैं वो डच कंपनियां भारत या जो पूर्वी प्रदेश हैं जो मसाले उत्पादन के लिए मसाले के केंद्र थे वहां पर कैसे काम करेगी इसको लेकर ये निर्णय लेते थे। ठीक है, तो स्थापित होने के लिए भारत में स्थापित कैसे हुए इसके बारे में हमने चर्चा किया। एक और ब्लैंक स्लाइड लेता हूं और फिर मैं वहां पे ये कहता हूं कि कुछ अन्य तरीके से समझा क्या है कि भारत में ये किन परिस्थितियों में आए, कैसे स्थापित हुआ। और भारत, चूंकि मैंने आपको ये बताया पहले कि भारत में आने से पहले ये पूर्वी प्रदेश में पहुंचे, लेकिन हमें चूंकि भारत को पढ़ना है, भारत के इतिहास को समझना है, तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि भारत शब्द ही ध्यान में रखा जाए। ठीक है, तो मेरा जो अगला ये रहेगा कि वो भारत में किन उद्देश्यों के साथ आए, डचों का भारत में आने का उद्देश्य क्या था, डचों का भारत आगमन का उद्देश्य, भारत आगमन का उद्देश्य। अब मैं आपको रिकॉल करने के लिए आपसे पूछ सकता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि पुर्तगाली जब आए थे तो उनका उद्देश्य क्या क्या था, डच जब आए तो उनका उद्देश्य क्या है, अभी मैं बताता हूं। तो सबसे पहला जो उद्देश्य था वह था व्यापारिक उद्देश्य। व्यापारिक उद्देश्य, व्यापारिक उद्देश्य का मतलब क्या होगा, यहां से कुछ चीजें ले जाना, कुछ चीजें बेचना, मुनाफा कमाना, यही हो सकता है। क्या हो सकता है, क्रय विक्रय, है ना, और मुनाफा जो अंतिम उद्देश्य है। ये प्राथमिक उद्देश्य था। अपने पुर्तगालियों को पढ़ते समय देखा कि वो बहुत सारे ऐसे उत्पाद थे जो पुर्तगाल में होते थे लेकिन उनको वो भारत में इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या डचों ने भी कुछ ऐसी बातें की? बिल्कुल। क्या डचों ने यहाँ के कुछ कला साहित्य संस्कृति को प्रभावित किया? बिल्कुल। तो ये कैसे हुई, पहले तो हम इस पॉइंट पर फोकस रहते हैं कि इनके व्यापारिक उद्देश्य ये थे। अब इन व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति की वजह से, व्यापारिक उद्देश्य के पूर्ति को प्राप्त करने के लिए इन्होंने कहीं कहीं पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। ठीक है, और फिर इन व्यापारिक केंद्र को बनाने के क्रम में उन्होंने जो कुछ नई चीजें शुरुआत की वो हमारे लिए एक प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। जैसे मैं जहां तक रिकॉल कर पाता हूं, एक प्रश्न जो बीपीएससी ने अपने प्रीलिम्स में पूछा था, पीवाईक्यू में है, कि पटना कॉलेज किस शैली में बनी है, तो पटना कॉलेज डच शैली में बनी हुई है। ठीक है, तो व्यापारिक उद्देश्य तो एक है क्रय विक्रय मुनाफा करना, इसके लिए उन्होंने व्यापारिक केंद्र खोला, और साथ ही साथ जो यहाँ की थोड़ी बहुत सामाजिक ताना बाना था उसको अपने हित में मोल्ड किया, कुछ चीज़ों को इन्होंने एक्सेप्ट किया और कुछ चीज़ों को यहाँ की सामाजिक व्यवस्था पर उन्होंने प्रभाव डाला। ठीक है, तो इनका जो इंटरेस्ट है सबसे पहले वो क्या था कि जो वस्तुएं हैं किस चीज़ का ये व्यापार करते थे। तो पहला जो प्राथमिक उद्देश्य है वो तो मसाला ही है, और मसालों में खास करके जो मसाला है उसमें खास करके काली मिर्च, जिसे गोलकी भी कहते हैं, प्राचीन भारत में यवन प्रिय कहा जाता है। ये अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी की वजह से सभी यूरोपियों का ये सबसे पसंदीदा कहा जा सकता है कि ये अवयव रहा है जिसको लेकर वो व्यापार करते हैं। ठीक है, तो व्यापारिक उद्देश्यों में क्रय विक्रय मुनाफा करना, व्यापारिक केंद्र, समाज का ताना बाना, मसाला सबसे महत्वपूर्ण रहा, काली मिर्च। लेकिन इसके अलावा यानी मसालों के अलावा अगर कुछ रहा तो वो था अफीम,
अब ये एक नशा का भी है ना, इसका मेडिसिन औषधि के रूप में भी प्रयोग है, ठीक है। और साथ ही साथ सोरा, जिसका उपयोग जो है बारूद बनाने में किया जाता था। मशाला, अफीम, सोरा, वस्त्र। वस्त्र भारत में अलग अलग जगहों पे जैसे कि रेशम के उत्पादन, रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता था, तो इसका भी ये लोग प्रयोग करते थे। इसके अलावा जो अब तक पश्चिम के देशों में कहीं कहीं पर कुछ जो कपड़ों की फैक्ट्रियां इस्तेमाल हुई थी, तो उसके रंग के लिए जो नील, आपको पता होगा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ब्रिटिशर्स के इतिहास को पढ़ते समय भारत के आधुनिक इतिहास में तो नील सत्याग्रह काफी महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ ऐसे चीजें थी जिनके व्यापार को लेकर ये यहाँ पर आते हैं। हमारा जो दूसरा हिस्सा है वह यह समझना है कि भारत में इन्होंने जो अपने आप को स्थापित किया उसका क्रम क्या था। तो आप थोड़ा यहाँ पर भारत के मानचित्र को लेकर यहाँ पर देखेंगे। एक बार फिर से हम लोग मानचित्र का रुख करते हैं। यहाँ पर फिर से आए और देखें, यहाँ पर ये विश्व का मानचित्र है और विश्व के मानचित्र में मैंने पहला जो आपको बताया कि सबसे पहले तो पुर्तगीज और स्पेनिश, वो पुर्तगीज और स्पेनिश नीदरलैंड को अपना एक सेंटर बनाते हैं। नीदरलैंड को यहाँ पर एक से चिन्हित किया गया जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। तो इन्हें लगा कि ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, तो उन्होंने खुद ही आना स्वीकार किया और वो पहले भारत नहीं पहुंचते हैं बल्कि भारत के पूर्वी तट पर पहुंचते हैं, जिसमें जावा है, सुमात्रा है और इसमें बीच के जो जगह हैं, समुद्री मार्ग हैं, उनको ये कवर करते हैं। फिर श्रीलंका पहुंचते हैं और फिर श्रीलंका, क्रम एकदम याद रखिए, श्रीलंका यानी कि सिलोन, वहाँ पर जाने के बाद वो भारत के पूर्वी तट को, जो अगर आप उड़ीसा आंध्र प्रदेश का इलाका देखें तो जिसे उत्तरी सरकार कहा जाता है ना। और फिर से यहाँ पर ये जो पश्चिमी तट है, भारत का जो पश्चिमी तट है, थोड़ी सी ज्योग्राफी का भी यहाँ पर आप हेल्प ले सकते हैं चीज़ों को समझने के लिए। तो इसे जिसे आप कोंकण या मालाबार, ये जो इलाका है केरल, जो गुजरात का इलाका है कोंकण, और फिर इसके नीचे जो मालाबार, इसमें आपका एक डिवीज़न है ना। तो कोंकण या मालाबार प्रदेश में अपने आप को धीरे धीरे स्थापित करते हैं और फिर हल्के जहाज का उपयोग करके वो भारत के मैदानी इलाकों में भी पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं, इस बात को लेकर भी मैंने कुछ इंफॉर्मेशन स्लाइड में दे रखी है, उसे थोड़ा देख लेते हैं। डचों की दिलचस्पी दक्षिण पूर्व एशिया के मसाला बाजारों में सीधा प्रवेश कर नियंत्रण स्थापित करने की थी। डचों ने पुर्तगालियों से संघर्ष किया, ठीक है, उनकी शक्ति को छीन कर दिया था, तब भारत के सभी महत्वपूर्ण मसाला उत्पादन के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। उन्होंने पश्चिमी भारत के गुजरात में, सबसे पहला मैंने गुजरात की बात की, गुजरात में सूरत। अब आप थोड़ा रिकॉल कीजिएगा, जो ये सूरत है ना, वो व्यापारिक केंद्र के रूप में अंग्रेजों का भी फेवरेट रहा, पुर्तगालियों का भी रहा। हालांकि पुर्तगाली बाद में वहां पर अपने आप को पहुंचते हैं, क्योंकि ये यूरोप से आने के क्रम में ये सबसे नज़दीक था। तो जो गुजरात में सूरत, बड़ौच, कैम्बे, ये इलाका हुआ है ना। और फिर केरल के कोचीन, मद्रास के नागपट्टनम, चेन्नई जो वर्तमान में आप कहते हैं, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम, बंगाल के चिनसूरा, ये सभी जगहों को आप लोग को समझना होगा। बिहार के पटना, ये जितने भी जगह मैंने बताए, इनका एक क्रम है, वर्ष रूप से अलग अलग समय में इन जगहों पर पहुंचते हैं। और उत्तर प्रदेश के कानपुर, आगरा। अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो मैंने बिहार और उत्तर प्रदेश दिखाया, इसके पहले जो पुर्तगाली आए थे वो भारत के तटीय प्रदेश तक अपने आप को सीमित किए थे। ज़्यादा से ज़्यादा वो बंगाल, हुगली इत्यादि जगहों पर पहुंचे थे, लेकिन बहुत अंदर नहीं। तो बिहार के पटना और उत्तर प्रदेश कानपुर, आगरा, ये सभी क्या हैं, ये सभी जो हैं वो मैदानी इलाके हैं।
ये सभी जो हैं वो मैदानी इलाके हैं। तो मैदानी इलाकों में पहली दफा कोई यूरोपीय शक्ति अपने आप को मजबूती से रखने की शुरुआत कर रही है। और ये पुर्तगाली से यही यहाँ पर ये थोड़े अलग हो जाते हैं। ठीक है, डचों द्वारा मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों को प्राथमिकता दी गई। मैंने निर्यात की सूची में, ये जो व्यापारिक सूची थी उसमें मैंने यह बताया कि मसाला है, काली मिर्च उसमें है, अफीम है, सोरा है, वस्त्र है। अब इसके पहले जो पुर्तगाली थे वो एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे, इस बात को मैंने बताया था। पुर्तगालियों के बारे में मैंने यह भी बताया कि वो थोड़े भारत को लेकर असमंजस की स्थिति में क्यों हो गए कि उन्होंने ब्राजील जैसे जगहों को भी ढूंढा था, तो अपनी ताकत को उन्होंने बहुत सदुपयोग में नहीं लाए, बल्कि थोड़ा और अलग लाकर उन कमियों का उपयोग डचों ने किया। डचों के भारत में मजबूत स्थिति का एक कारण यहां पर और रखा जा सकता है कि जो पुर्तगाल में पुर्तगालियों ने जो किया उनके अनुभव का, यानी कि डचों ने अपने पूर्ववर्ती का व्यापारिक अनुभव का भी लाभ उठाया। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप यह कहें कि बहुत सारे ऐसे कारण थे जिससे डच भारत में अपने आप को स्थापित करने में सफल हो पाए थे। ठीक है, यहाँ पर क्या वस्त्र को लेकर ये इंफॉर्मेशंस तो हम लोगों ने देख रखा है। ठीक है, तो डच द्वारा मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों को प्राथमिकता दी गई। भारत को भारतीय वस्त्रों के निर्यात का केंद्र बनाने का श्रेय डचों को जाता है। अब जरा ये पॉइंट समझते हैं। मैंने ये कहा कि यह जो समय था जिस समय पुर्तगालियों के बाद जो डच यहाँ पर आए, ये क्रम जो है वो कोई लगभग 100 वर्ष के गैप के बाद है। और इस दौरान तक क्या हुआ था कि यूरोपीय बाजार में उत्पादन केंद्र बहुत सारे विकसित हो गए थे। तो पूरब के देश जो हैं वो रॉ मटेरियल तो था यहाँ पर, लेकिन उत्पादन केंद्र अभी कम थे। और ये उत्पादन केंद्र जो बाद में खोले भी गए वो पश्चिमी या यूरोपीय ताकतों की वजह से ही खोले गए। तो भारत से कच्चे माल को ले जाना, वहां पर बनाना और फिर उन मालों को लाकर पुनः भारत में बेचना, ये शुरुआत जो है वो डचों के द्वारा शुरू किया जाता है। व्यापारिक प्रतिद्वंदिता को लेकर अंग्रेजों और डचों में 1759, ये तो बहुत बाद में है, इसके पहले की भी थोड़ी और घटनाक्रम को समझ लेते हैं। ठीक है, यहां तक की बातचीत मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्रतिद्वंदिता के मामले में डच बनाम पुर्तगाल, तो डच और पुर्तगालियों में डच जो हैं वो बहुत आगे निकल गए। और इस आगे निकलने के पीछे मूलतः 2 कारण था। सबसे पहला तो पुर्तगालियों से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड डच थे, इनके पास तकनीकी सहायता थी, इनके पास मजबूत नौसेना थी। ये सभी कारण जो हैं वो पुर्तगाल के खिलाफ डचों को मजबूत करते हैं। लेकिन कालांतर में जब ब्रिटिशर्स भारत में आना शुरू करेंगे, हम लोग अगला जो टॉपिक है वो ब्रिटिशर से संबंधित है। जब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे तब हम ये देखेंगे कि डचों की तुलना अगर हम अब ब्रिटिशर से करेंगे, डच बनाम ब्रिटिश या अंग्रेज, तब आप यह पाएंगे कि यहां पर ब्रिटिश जो हैं वो आगे चले जाते हैं, ब्रिटिश जीत जाते हैं और डचों को मजबूर करते हैं कि वो भारत छोड़कर चले जाएं, पूर्व के प्रदेशों को छोड़कर आगे बढ़ जाएं। और ये जो सबसे डिसिसिव जो टाइमलाइन रहता है वो 1759 में रहता है। व्यापारिक प्रतिद्वंदिता को लेकर अंग्रेजों और डचों में 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डचों
को हार का सामना करना पड़ा और अंतिम रूप से भारत में डचों का पतन हो गया। लेकिन डचों का पतन सिर्फ युद्ध में हार की वजह से नहीं हुआ, इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, थोड़ा उसे समझते हैं। डचों के पतन का कारण, डचों के पतन का कारण, डचों के पतन का कारण, उसमें सबसे पहला तो ये कि ये ब्रिटिश चुनौती का सामना नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश चुनौती क्यों सामना नहीं कर पाते हैं, ये प्रश्न उठता है। देखिए, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो किसी भी तथ्य का एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, उसकी उस सिचुएशन की जो व्याख्या है वो तार्किक होनी चाहिए। अब ब्रिटिश क्या था कि जो ब्रिटिश हैं वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कूटनीति का भी प्रयोग करते हैं, राजनीति का भी प्रयोग करते हैं। जैसे वो भारत में आते हैं और भारत के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको समझते हैं और उस इंटरनल पॉलिटिक्स को अपने फेवर में लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहीं पर डच फेल कर जाते हैं। डच भारतीय परिस्थिति का लाभ नहीं उठा पाते हैं, भारतीय परिस्थिति का। और ये परिस्थिति कैसी, तो भारतीय परिस्थिति जो है वो राजनीतिक रूप से है, उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहला कारण तो यही है, यानी कि यहां पर अंग्रेजों ने एक फॉर्मूला जैसा दिया, एक सूत्र जैसा दिया कि यदि आप व्यापार को मजबूत करना चाहते हो तो उसे राजनैतिक सहायता से जोड़कर देखो, राजनैतिक संरक्षण से जोड़कर देखो। अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है कि आपका व्यापार बहुत फलित फूलित नहीं होगा। डच यहां पर यह काम नहीं कर पाते हैं, ये एक सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा। दूसरा कारण अगर देखा जाए तो जो ब्रिटिश डच को फेल्योर कर देते हैं, तो ब्रिटिश को डचों की तुलना में अगर देखा जाए तो ब्रिटिश जो हैं ब्रिटिश शुरू से स्वाधीन रहे, शुरू से स्वाधीन रहे। अब सिर्फ यही एक इंफॉर्मेशन काफी है आपको ये समझने के लिए कि ये शुरू से स्वाधीन रहे, तो इनकी जो सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, किसी कार्य करने की क्षमता है, पूंजी है, इस सभी पर असर रहेगा। जबकि डच जो थे वो शुरू से स्वाधीन नहीं थे, तो पूंजी की कमी डचों में क्या था, डच जो हैं, डचों के पास पूंजी की कमी भी थी। डचों के पास पूंजी की कमी थी, ठीक है। तो कुल मिलाकर 2-3 पॉइंट। सबसे पहला, ब्रिटिश चुनौती का सामना इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ब्रिटिश जहां कूटनीति और राजनीति का प्रयोग करते थे, भारत में जो राजनीतिक परिस्थितियां बनती थी, जैसे मुगल का उत्कर्ष हुआ, अपकर्ष हुआ, तो इस परिस्थिति का भी ब्रिटिशर्स ने काफी लाभ उठाया। पेशेंस बहुत था, पेशेंस इसलिए था क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास पूंजी की कमी नहीं थी और बहुत लंबे अवधि तक वो बरकरार अपने आप को रख सके, ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड थे। ये कैसे थे वो ब्रिटिशर्स को पढ़ते समय हम लोग देखेंगे, ठीक है। डच भारतीय परिस्थिति का लाभ नहीं उठा पाए, भारत में क्या चीजें चल रही हैं डच एक व्यापारिक रूप से ही देख पाए, जबकि व्यापार को मजबूत करने के लिए और अन्य कारक की आवश्यकता है, इस पर वो सोच नहीं पाए, ठीक है। डचों के इन सभी कारणों की वजह से क्या हुआ, डचों का पतन हुआ। यदि मैं आपसे पूछूं कि डचों से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो सबसे पहला तो ये तो मैंने आपको एक पूरे टॉपिक को समझने के लिए बहुत सारी चीज़ों का मैंने यहाँ पर लिखा, लेकिन जो प्रश्न आपसे लगातार पूछे जाते रहे हैं डचों से संबंधित, तो वो कुछ वर्ष हैं, खास वर्ष। जैसे सबसे पहला कौन आया, कार्नियस ध्यास्तमान या कार्नेलिस का नाम जो है वो बार बार पूछता रहा है, ठीक है। उसके बाद से इनकी कंपनी का नाम
डचों की जो कंपनी है वेरिंदे ओस्ट इंडीसे, जिसे आप VOCV कह सकते हैं, तो वो कंपनी का नाम कब एस्टेब्लाइज्ड हुआ? 1602 ईस्वी में। इनकी शुरुआत की जो पूंजी थी वो कितनी थी, इसके बारे में, या फिर डचों से संबंधित जो अन्य जो फैक्टर्स रहे हैं उनको भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो भारत में अंग्रेजों का आगमन होगा। हम लोगों ने डचों को पढ़ते समय डच पुर्तगीज से किस मामले में आगे थे इसका एक कंपैरिजन किया, डच यहाँ पर कैसे कैसे आए इसकी हमने चर्चा की, आने के बाद यहाँ में क्या क्या उन्होंने बदलाव किया, किस किस तरीके की चीज़ों का व्यापार वो करते थे इसके बारे में चर्चा की। डच किन परिस्थितियों में भारत में वो अपने आप को कुछ पल के लिए मजबूत कर सके, और फिर एक समय के बाद वो कैसे अपने आप को यहाँ पर कमज़ोर कर लेते हैं और ब्रिटिश चुनौती का सामना नहीं कर पाते हैं और इनका पतन हो जाता है। इसके क्या कारण रहे इसे हम लोगों ने देखा। भारत में यूरोपियों के आगमन के क्रम को जारी रखते हुए हम लोग अगले टॉपिक में ब्रिटिशर्स के आने की पृष्ठभूमि और किस प्रकार से ब्रिटिशर्स काफ़ी मजबूती से भारत में पहुंचते हैं, देर आते हैं लेकिन सबसे मजबूत रूप से रहते हैं, और यूं कहा जा सकता है कि जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो पूर्णतः ब्रिटिशर्स ने कैसे कैसे प्रभावित किया, इन सब को हम लोग देखेंगे आने वाले टॉपिक्स में। आज के लिए इतना ही।